नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए.के. सम्राट। तो चलते हैं। आज मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो बारे में बताए थे पिछले लेक्चर में। अब है कि इन्वर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी और एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सभी चीज़ों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में। तो आज समाप्त हो जाएगा थ्योरी का, ठीक है, और बाकी प्रॉब्लम इन्वर्स पे करवा देंगे, क्लियर हो जाएगा मैट्रिक्स। इतना आप पढ़ लेंगे तो 12th वाले बच्चे पूरे के पूरे मार्क्स ले आएंगे बोर्ड में। और जो टीचर्स है, बार बार बोल रहा हूँ, बीपीएससी टीचर वाला को भी पढ़ना है ये चीज़, थ्योरी। उसके बाद प्रॉब्लम में लाऊंगा फिर। तो शुरुआत करते हैं। ट्वेल्थ एनसीईआरटी मैट्रिक्स थ्योरी 5वीं लेक्चर होगी। अरे क्या हो गया भाई? चलिए ठीक है। सो देखिए, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर किसका होता है, ये सबसे पहले बड़ी बात है कि समझना होगा, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स का एलिमेंट का भी हो सकता है और डिटर्मिनेंट का भी एलिमेंट्स हो सकता है, कोई, लेकिन मैट्रिक्स अगर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, चूँकि डिटर्मिनेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 और 1 0 1 है, मान लो ऐसा कुछ है एक मैट्रिक्स, कुछ भी रैंडमली मैंने मैट्रिक्स ले लिया ये, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिया, या डिटर्मिनेंट ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्क्वायर है तो वो डिटर्मिनेंट आप उसको बना सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ओके, आपको दिख रहा होगा ये डिटर्मिनेंट। मान लो ये डेल्टा है, समझिएगा बहुत बढ़िया से। माइनर और कोफैक्टर समझ गए तो समझिए, सब समझ गया, ठीक है। अब माइनर समझने के लिए सबसे पहले, और कोफैक्टर, अगर माइनर कोफैक्टर समझ गए तो इसकी वैल्यू भी आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि प्लस माइनस सबका हर एक एलिमेंट, जैसे ये जो एलिमेंट है इसका एक अपना साइन होता है, अपना एक माइनर होता है, अपना एक कोफैक्टर होता है हर एलिमेंट का, चाहे वो मैट्रिक्स का हो चाहे वो डिटर्मिनेंट का हो। लेकिन बताएं कि अगर मैट्रिक्स का कोफैक्टर या माइनर निकालना है तो आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं डिटर्मिनेंट ही ले लिया, ठीक है। मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में। डिटर्मिनेंट में ये जो साइन वर्टिकल 2 लाइन होते हैं, लेकिन ठीक है। तो माइनर निकालेंगे सबसे पहले, कुछ बच्चे लोग ये समझते नहीं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है प्लेस किया हुआ है। जैसे इसका अगर प्लेस पूछूंगा तो गड़बड़ा जाता है। अरे भाई, तो इसको आप देखोगे हॉरिजॉन्टली कौन सा रो में है, तो दूसरी रो में है, कौन सा कॉलम में, दूसरी कॉलम में है, क्योंकि पहली रो पहली कॉलम, सॉरी पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम, इस तरह से काउंट होते हैं। हॉरिजॉन्टली रो को शो करता है ना, हॉरिजॉन्टली रो को काउंट करते हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। तो जैसे इसको बोलूँगा ये बताओ कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो बोलिएगा ऐसे, एक रो गुजरी तो पहला रो गुजर जाए, कौन सा कॉलम में गुजर रहा है, दूसरा पहला कॉलम में, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर इसी पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो पहला रो पहला कॉलम होगा। जैसे ये मान लो आप 3 है, तो 3 कौन सा रो में आ रहा है, अच्छा पहली रो में आ रहा है, कॉलम कौन सा है, तीसरा कॉलम, चूँकि पहला कॉलम तो ये हो जाता है, दूसरा कॉलम ये हो जाता है, तीसरा कॉलम, तो यहाँ का कट गया, तो इसका मतलब आप पहली रो तीसरी कॉलम में है। जैसे ये उठा के ले लो 1, तो देखोगे अरे तीसरी रो तीसरी कॉलम है, कौन बड़ा बात है, ठीक है। तो सबका, हर एलिमेंट का एक साइन होता है, मैं बता देता हूँ। साइन जो होता है -1, साइन का जो फॉर्मूला होता है
साइन का जो फॉर्मूला होता है, हर एलिमेंट का अपना एक साइन होता है, वो -1 की पावर i प्लस जे। जैसे मैं बोलूँगा बताओ साइन ऑफ एलिमेंट 1, तो 1 देखेंगे, अच्छा 1 2 3 4 5 6, यहाँ भाई 7 8 दे दो, 8 दे दो, ठीक है, क्योंकि सेम रहेगा तो बोलेगा कौन सा है ना एलिमेंट। तो ऐसे, हालांकि उससे भी पता चल जाएगा कि मैं बोलूँगा साइन ऑफ एलिमेंट 1, या तो इसको ऐसे बोलूँगा साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये पहले रो और ये कॉलम, तो -1 की पावर, देखो कैसे चेक करते हैं, i प्लस जे, आई मतलब रो और कॉलम, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। अरे 2 होगा, इवन नंबर अगर पावर आएगी तो प्लस साइन देगा, साइन देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देखना कि +1 है, हमको साइन देखना है। तो देखा कि इसका साइन +1 आया, तो साइन तो चेक कर लोगे। जैसे मैं बोलूँगा बताओ साइन ऑफ एलिमेंट 8, तो 8 देखेंगे कि अरे यहाँ है, या इसी को ऐसे भी लिख देगा साइन ऑफ एलिमेंट तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो -1 की पावर 3 + 3, ये भी 3 + 3 6 हो जाता है, तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। और भी देखो साइन ऑफ एलिमेंट A33 भी लिख सकते हो, A11 भी लिख सकते हो इसको। एलिमेंट जब साइन लिख ही दिया हो, एलिमेंट मान लो 2 3 को लिखो, तो हम देखेंगे 2 कहाँ है, यहाँ है, 3 कौन सा, ये यानी 6 का बोल रहा है, तो -1 की पावर 2 + 3 यानी ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली निगेटिव देगा, तो इसकी साइन निगेटिव हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना। तो साइन समझ में आ गया। अगर साइन समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से माइनर और कोफैक्टर लिख देंगे, ठीक है। तो माइनर अगर हमको लिखना है, M फॉर माइनर, ऐसे लिख सकते हो माइनर ऑफ एलिमेंट मान लो 2 की लिखनी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M माइनर 2 देखेंगे कौन सा रो में है, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम वाले एलिमेंट को माइनर लिखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देना है, भूल जाना है। पहली रो में है, देखो ना ये रो हमेशा शो करता है, ये कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, भूल जाना। अब जो बच रहा है एलिमेंट वही हो जाएगा 4 6 7 8, अरे बच रहा ही ना 4 6 7 8। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4 6 7 8 बच गया। अब इसका वैल्यू निकालना, फिलहाल आप जान लीजिए, देखिए पहली रो दूसरी कॉलम डिलीट कर देना, बाकी जो बचा 4 6 7 8 वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट जो सेकेंड ऑर्डर को है वो ऐसे फाइंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई डायगनली, 8 चौक 32 और -7 छक 42, माइनस यहाँ दे देना अपना मन से, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए तो 42, जो आए कितना आएगा बताओ, 10 आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है माइनर। और कोफैक्टर कुछ नहीं, कोफैक्टर इज नथिंग, जस्ट साइन के साथ लिखना, साइन के साथ माइनर लिखना। कोफैक्टर इसका अगर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2 दैट इज C12, तो आपको क्या करना है, -1 की पावर i प्लस जे, मतलब कौन सा रो कौन सा कॉलम में है वो, तो आपको पता चल रहा है कि 1 और 2 कॉलम में, और उसका माइनर लिख देना, क्या लिख देना है, माइनर 1 2। तो माइनर तो आपने लिखा -10 माइनर लिखा, और -1 की पावर i प्लस जे यानी 1 + 2,
3 ऑड आ रहा है तो निगेटिव होगा, यानी इसका माइनस कोफैक्टर जो होगा वो 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, यही है कोफैक्टर। ठीक है, और देखिए आपको मैं बताता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। और देखिए, अगर आपसे अब पूछा जाए माइनर, बस आपको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 रो सेकेंड कॉलम, अब बताओ 3 रो सेकेंड कॉलम ख़त्म हो जाएगा, 1 3 4 6 1 3 4 6 1 3 4 6। और थोड़ी देर के लिए डिटरमिनेंट आप सीख लीजिए कि इसको जो वैल्यू निकालना है वो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 6 माइनस 4 दिया 12, यानी हो जाएगा माइनस का 6। अगर को फैक्टर इसी का निकालना है 3 2 का, तो कुछ नहीं, जैसे ही देखा 3 और 2 5, तो माइनस इसका क्या, इसका साइन क्या हो जाएगा, 3 2 5, तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव अगर हो जाएगा तो निगेटिव लिख लेंगे, साइन के साथ माइनर लिख देंगे, साइन के साथ माइनर लिख देंगे, यानी इसका साइन के साथ, तो साइन क्या नहीं आया था, निगेटिव। साइन कैसे चेक करते हैं, साइन तो मैं पहले ही बता दिया था, इसलिए सबका साइन पहले जानिए, है ना। और कुछ नहीं, बस -1 के पावर कौन सा रो में है, तीसरी रो और दूसरी कॉलम में है, और इसका माइनर कितना है ऑलरेडी, -6। ठीक है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि को फैक्टर और माइनर बहुत आसान है। ठीक है, और भी देख लो। जैसे और आपसे पूछेगा M22 मतलब माइनर पूछ रहा है जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है। अच्छा, तो बचा क्या, 1 3 7 8 1 3 7 8 1 3 7 8, और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना। और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मैंने अभी फ़िलहाल बता दिया हूँ कि ऐसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8 हो जाएगा, और माइनस फिर दिस इंटू दिस 7 21। बताइए कितना होगा, 11 में 60 गया 3, यानी 13 होगा, माइनस का 13 होगा। और अगर को फैक्टर इसी का पूछे, को फैक्टर पूछे 2 2 का, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन के साथ माइनर लिख देना है। माइनर लिख दीजिए पहले, -13। और साइन कैसे देखते हैं, अगर ये दोनों का सम इवन आया, इन दोनों का सम इवन आया तो ये प्लस होगा, मतलब क्या देगा, ये प्लस देगा। तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा, -13 हो जाएगा। आपने देखा, बड़ा आसानी से कोफैक्टर भी निकल जा रहा है। और भी देखिए, और भी देखिए, मान लो आपको पूछा गया कि माइनर निकालिए 3 और 1 का, 3 1। इसका मतलब है ये एलिमेंट पहले समझिए कौन सा एलिमेंट है, जो तीसरी रो में है और पहली कॉलम में है। अच्छा, तो बचा क्या, 2 3 5 6 2 3 5 6, और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। फिलहाल आप जानिए डिटर्मिनेंट के सेकेंड ऑर्डर वाली की ऐसी ही वैल्यू होता है, दिस इंटू दिस, यानी 6 दूना 12, और माइनस दिस इंटू दिस, यानी 15। तो कितनी होगी बताओ, -3 हो जाएगा। और कोफैक्टर अगर निकालना है C31 का, तो आपको पता है कि माइनर को लिख देना है, इसी का माइनर, अरे 31 का ही माइनर है ना, -3, यही 31 का ही तो माइनर है। अब इसका देखना है कि ये दोनों को जो अगर सम ऑड आए तो निगेटिव लग जाता है, और अगर इन दोनों का सम इवन आए, इन दोनों के सम ऑड आए तो निगेटिव, चूँकि -1 की पावर अगर ऑड आएगा तो निगेटिव देगा, और -1 की पावर अगर इवन आ जाएगा तो पॉजिटिव देगा। तो 3 1 4 इवन है, इसलिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव हो जाएगा, नहीं -3 होगा। बिल्कुल कोफैक्टर माइनर समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, समझ में आया। आप एक लोग निकालो तो ज़रा देखते हैं, एक लास्ट, माइनर
2 3 2 3 हो गया, यानी बचा क्या 1 2 7 0 1 2 7 0 1 2 7 0। अब इसको निकालिए, 0 10 इंटू 0 0 माइनस 14, मतलब माइनस का 14 ही आएगा। अब बस अब इसका कोफैक्टर निकालना है 2 3, इसी का कोफैक्टर निकाल दो ना 2 3 का, तो इसका माइनर ही निकाल दो पहले, तो है -14। और आपको मैं बताया कि अगर इन दोनों का सम ऑड आए तो नेगेटिव लग जाता है, क्यों नेगेटिव लगता है ये भी बता चुका हूँ, तो ये 14 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई? तो कोफैक्टर माइनर समझ में आ गया। डायरेक्टली कोफैक्टर अगर 2 3 का पूछे तो कोई बात नहीं, आप माइनर पहले 2 3 निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऐसे कर दीजिए। देखिए 2 और 3 तो हो गया 1 2 7 0, दिस इज माइनर, और इसका साइन क्या होगा 3 2 5 नेगेटिव होगा, और इसका अंदर वैल्यू क्या होगा 0 माइनस 7 दूना 14, और यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा +14 होगा। ये बात समझ में आ गया? आ गया? तो आपने देखा कि कोफैक्टर और माइनर बहुत आसान है। अब सवाल है इवेल्युएट ऑफ डिटर्मिनेंट। अब जो हमने अभी बता रहा था कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आप निकालते हो, जैसे ए और बी और सी डी, तो बस हमने तो अभी ये पढ़ाया कि अगर 2 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर चूँकि 2/2 की है, तो आप क्या करते हो कि इसकी ये और ये गुना करते हो, यानी ए डी और माइनस बी सी। अभी फ़िलहाल तो ये बताया, बट ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है ये समझना है ना। तो देखो समझिए इसको ज़रा, 1 2 3 4, मान लीजिए हमने इसको कैसे निकाला 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो आपने बोला -2, बट ऐसा क्यों होता है ये ज़रूरी है ना, तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हमेशा डेल्टा से करते हैं, डिनोट है ना जनरली। तो अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली दुनिया का कोई भी डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू निकालना है तो एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड करते हैं किसके अलोंग। अगर मैं R1 के अलोंग करूँगा तो इसका कोफैक्टर निकाल के जोड़ देना है बस, या तो फिर अगर हम इसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहेंगे, R2 के अलोंग एक्सपैंड करना चाहेंगे, तो इसका कोफैक्टर इसका यानी R2 के अलोंग जितने भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर करके जोड़ देना है। दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो रैंडमली ऐसे करते हो ना प्लस माइनस नहीं है ना, अब समझ में आ गया होगा। अगर हम कॉलम के अलोंग भी करेंगे C1 के अलोंग, और C1 के अलोंग कितना एलिमेंट आया 2 एलिमेंट, तो दोनों का इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर लेंगे, निकालेंगे और जोड़ देंगे, वही हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बदलता नहीं है कि हम अगर रो R1 के अलोंग एक्सपेंड किए तो अलग आएगा, R2 के अलोंग किए तो अलग आएगा, C1 के किए अलग आएगा, C2 के लिए करेंगे तो अलग आएगा, नहीं, सबकी वैल्यू सेम आएगी। लेकिन निकालने के क्या तरीका है, मैंने बताया कि अगर R1 के करना है तो R1 के अलोंग कितने एलिमेंट आए 2 एलिमेंट आए, A और B, और A का कोफैक्टर और B का कोफैक्टर दोनों निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे मल्टीप्लाई करके इसको। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, हम चाहते हैं कि मान लो एक्सपैंड करना है हमको एक्सपैंडिंग अलोंग R1, सपोज दैट R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, किसके अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं R1 के अलोंग, तो आप देखेंगे कि R1 के अलोंग कौन सा एलिमेंट है, ये दिस इज R1, दिस इज R1। तो R1 के अलोंग कौन सा एलिमेंट आया, ये आया A, तो A का कोफैक्टर क्या होगा बताओ। A जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देते हैं, पहली रो है पहली कॉलम में डिलीट कर देते हैं, और जो बचा वही हो जाता है D, तो आया यहाँ D। और मैं बता दूं कि A भी तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया, तो A का जो डिटर्मिनेंट होगा A ही होगा, -A का डिटर्मिनेंट भी -A ही होगा। लेकिन अगर इसको मॉड आप समझने की कोशिश करेंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगा, तो कृपया इसको मॉड ना समझें, इसको मॉड ना समझें, ठीक है। ये सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट है जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेम वैल्यू, सिर्फ डिटर्मिनेंट हटा देते हैं, वही वैल्यू हो जाती है। जैसे मैं बोलूँगा कि 5 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो 5 ही होगा। -5 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो -5 ही होगा। 0 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 ही होगा।
लेकिन मॉड में ऐसा नहीं होता था, तो मैं यहाँ तो मॉड पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि कोफैक्टर हम निकालते थे कैसे, ऐसे ही तो निकालते थे कि अगर ए का कोफैक्टर लेना है तो ए देखेंगे कौन सा रो में है, पहली रो और पहली कॉलम डिलीट कर देते, बचेगा क्या, डी बच गया, उसको डिटर्मिनेंट के वैल्यू में लिख देते थे, ठीक है। और ए वहाँ लिखते थे नहीं, यहाँ ए भी लिखेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे तो ए का अगर लिखा है तो यहाँ पे, और देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसकी साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी रो फर्स्ट और कॉलम भी फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकेंड यानी 2 हो जाएगी, तो -1 की पावर 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ हो जाएगा, मैंने बोला था फैक्टर करके जोड़ देना कोफैक्टर के, अब बी आ रहा है R1 के अलॉन्ग बी भी तो आ रही है, तो बी का कोफैक्टर क्या होगी, अच्छा पहली रो में है लेकिन कॉलम तो दूसरी है, तो सी बचेगी, क्या बचेगी, सी, तो बी सी। लेकिन आप देखेंगे कि बी का साइन क्या होगा, बी तो पहली रो में है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकेंड कॉलम है, तो 1 2 ऑड हो गया ना, 3 हो गया, तो 3 हो गया तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, निगेटिव होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ दे देंगे। तो आपने देखा कि हाँ सर वैल्यू, और इसका वैल्यू निकाल दीजिए। ए मैंने बताया था कि सिंगल एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ही वही वैल्यू हो जाती है, बी सी आ गया ना, तो इसलिए लिखते थे ए डी इंटू बी सी। बात समझ में आई। अब देखो यही आया, ए डी इंटू बी सी आया, ए डी इंटू बी सी आया, ए डी इंटू बी सी आया। अब हम नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे मतलब कि R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करिए, तो कीजिए, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R2, तो R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, इसको हटा देता हूँ, तो ये है R2 के अलॉन्ग भी 2 एलिमेंट आए हैं, एक C, तो C का देखें कौन सा रो में है, दूसरी रो में है, कॉलम कौन सा है, पहली, तो जैसी दूसरी रो पहली कॉलम है, दूसरी रो पहली कॉलम है, तो 3 ऑड हो जाएगा, इसकी साइन तो निगेटिव हो जाएगा, और ये दूसरी रो पहली कॉलम ढकेगा तो यहाँ बी बच जाएगी, प्लस फिर है डी का कोफैक्टर, तो दूसरी रो दूसरी कॉलम 4 यानी पॉजिटिव, अब बचेगा क्या, ए, तो क्या हो जाएगा ये माइनस की बी सी और प्लस की ए डी, तो आप इसको लिख सकते हो ए डी माइनस बी सी। किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे वैल्यू देगा सेम, ठीक है, बट एक्सपैंड करने का समझ आ गया समझ में। तो इवेल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर वाला को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई ऐसे क्यों होता है। अब है थर्ड ऑर्डर वाली को, मान ली कि वैल्यू निकालनी है, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 0 8 मान लो, ये आपके पास एक डेल्टा है डिटर्मिनेंट। अब इसको हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सपैंड करेंगे, किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे वैल्यू देगा सेम, लेकिन आपको एक्सपैंड करना किसके अलॉन्ग सही रहेगा ये भी आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अब देखो जिसके अलॉन्ग ज़्यादा जीरो है उसके अलॉन्ग करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जीरो है, इसको लेना नहीं पड़ेगा, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी जीरो ही हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये भी ध्यान रखिए, लेकिन आपको मैं अभी पूरा किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करना उचित समझाता हूँ, ठीक है। वैल्यू तो आएगी सेम, ये बात समझ रहे हो। अगर ये समझ में आ गया तो एडजॉइंट समझ में आ जाएगा, अगर एडजॉइंट समझ में आ गया तो इन्वर्स समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं डिटर्मिनेंट में फिर डिटेल पढ़ाऊँगा इसका, हालांकि डिटेल ही है ये। तो बताइए अगर हम एक्सपैंड करना चाहेंगे R1 के अलॉन्ग, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, आप क्या करें, R1 के अलॉन्ग कितने एलिमेंट है, 1 2 3 है, 1, अब इसमें कोफैक्टर लिखेंगे, इसका कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर प्लस R1 के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट आए उसका कोफैक्टर, सेकेंड का कोफैक्टर प्लस थर्ड का कोफैक्टर। हमने बताया था कि कोफैक्टर करके ऐड ही करना है, तो 1 का कोफैक्टर, R1 के अलॉन्ग कौन कौन सा एलिमेंट आया, 1 आया,
2 आया, 3 आया। ठीक है, अब देखेंगे कि इसकी जो साइन है वो क्या होगा। 1 की साइन क्या होगी, अरे पहली रो पहली कॉलम, तो पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम आया क्या जोड़कर, इवन, इवन आया तो प्लस लगाना है, लगा हुआ है। फिर इसमें दूसरी को देखेंगे, दूसरी जो एलिमेंट है हमारे ये 2 है वो दूसरी पहली रो में है लेकिन कॉलम तो दूसरी है, पहली रो दूसरी कॉलम, तो ये 3 हो गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, चूंकि इसका ऐड होकर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है मतलब ऑड आ रहा है तो नेगेटिव, यानी यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। बात समझ में आया। फिर तीसरी को देखते हैं, तीसरी रो कौन सा रो में, पहली रो है लेकिन कॉलम तो तीसरी है, तो 3 1 4 यानी इवन हो गया, तो इवन हो गया तो प्लस होगा, यानी ये सही है, प्लस ही है। ठीक है, अब इसके लिखते कैसे हैं, इसके अंदर कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, माइनर कोफैक्टर, साइन तो लिखा गया, साइन के साथ माइनर लिख देना है। तो पहली रो 1 किस रो में है, पहली रो है और पहली कॉलम है, तो दिखेगा क्या, 5 6 0 8। फिर दूसरी देखेंगे कौन सा है, पहली रो में लेकिन कॉलम दूसरी है, तो दिखेगा क्या, 4 6 7 8, 4 6 7 8। फिर तीसरी कौन सा है, पहली रो में लेकिन कॉलम तीसरी है, तो दिखेगा क्या, 4 5 7 0, 4 5 7 0। बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो हमने अभी पढ़ाया कि 8 5 40, ये दोनों गुना हो जाता है, 40 माइनस 0 इंटू 1 इतना ही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 2, 8 चौक 32, 32 माइनस 7 चौक 42, प्लस 3 0, अरे 4 इंटू 0 4 7 5 35। बस यही वैल्यू हो जाएगा आपका, 40 इंटू 2 गुणा कर देता हूँ, 42 में से 32 जाएगा, कितनी बचेगी बताओ ना, माइनस की 10, और ये बचेगी माइनस 35, प्लस 3 गुने माइनस की 35। चलो 40 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, माइनस 35 दिया कितना होगा, 5 दिया 15 और 3 दिया 9 105 हो जाएगा। 40 20 60, 60 माइनस 105 बिल्कुल क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, माइनस की 45 आ जाएगा आंसर। अब किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे वैल्यू माइनस 45 ही आएगा, तो आप खुद करेंगे इसको, तो अभी खैर डिटर्मिनेंट का उतना रोल नहीं है, बस हम थोड़ा सा है ना पहले अलॉन्ग बस ऐसे निकाल के रखेंगे। ठीक है, किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे वैल्यू आएगा सेम ही। ठीक है, नहीं तो फिर आप देख लेता हूँ, फिर से एक बार दूसरा के अलॉन्ग एक्सपेंड करता हूँ कितना आता है। जैसे क्या था, डिटर्मिनेंट क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 0 8, यही तो था। मान लो ये डेल्टा है, अब मैं चाहता हूँ इसको एक्सपैंड करना, एक्सपैंडिंग अलोंग R2, एक्सपैंडिंग कॉलम के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपैंडिंग अलोंग R2, तो R2 के अलोंग कौन है, 4 5 6, 4 5 6। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। यही तो मैं करता हूँ, है ना। साइन भी देख लेंगे सबसे पहले, इसका क्या होगा बताओ, 4 कौन सा रो में है, पहली दूसरी रो पहली कॉलम, 2 1 3 निगेटिव हो जाएगा, और ढक देंगे कौन सा दूसरी रो पहली कॉलम ढकेंगे, तो आएगा 2 3 0 8, 2 3 0 8, है ना। 5 कौन सा, यहाँ पे दूसरी रो दूसरी कॉलम, 2 2 4 यानी पॉजिटिव ही होगा, वेरी गुड। दूसरी रो दूसरी कॉलम, तो आएगा 1 3 7 8, 1 3 7 8। 6 यहाँ है, दूसरी रो तीसरी कॉलम, 3 2 5 यानी ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। दूसरी रो तीसरी कॉलम, 3 2 5, तो 1 2 7 0, 1 2 7 0। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ में आया। 8 दूनी 16 माइनस 0 और माइनस 4 तो है ही, प्लस 5, 8 इंटू 7 21, माइनस प्लस माइनस 6, 0 माइनस 14,
अब देखिए तो 16 चौका 64 माइनस का 64 हो जाएगा, कैलकुलेशन अगर आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस 21 में से 8 गया, 12 8 20 यानी 9 हो जाएगा। अरे 11 में से 8 गया 9, देखो ना 11 में से 8 गया 9 10 11 3, माइनस का 13 आ जाएगा। अब माइनस 14 छक्का 14 छक 4 कितना हो जाए, 7 6 चक 24, 6 चक 24, अच्छा 14 छक 84 हो जाएगा। 13 पचे माइनस की 65 हो जाएगी, प्लस 84 हो जाएगी और माइनस की 64 हो जाएगी। 16 चौका 64, अब देखो तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 6 12 129 हो जाएगा। 129 में 85 को घटा दो, आप 85 घटाओगे कितना आएगा बताओ। 9 में से 5 गया 4, यानी 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 8 गया 9 10 11, लगता है गड़बड़ हो गया कहीं। अच्छा ठीक है, कहीं गड़बड़ा गया होगा, देख लो फिर से, है ना। मतलब आप समझ में आ गया ना आपको कि ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलिए अब जैसे ये ले लो सवाल, उसको करना अभी फिर डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा, फिर भी डिटेल पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब देखो ये a बराबर इतना दिया हुआ mi, मतलब a माइनर लिखना है, मतलब mij माइनर है और cij को फैक्टर आर द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट इतना एंड द मैट्रिक्स a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c11। अरे c11 मतलब c11 को फैक्टर है तो 1 का c11 का माइनर पहले लिखिए, c11 1 पहली रो पहली कॉलम, क्या आया 3, इसको डिलीट कर दो, 3 1 3 1 1 2 3 1 1 2, तो ये तो माइनर हो गया। अब 1 1 क्या है, इवन नंबर है, ऐड होकर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो प्लस ही होगा इसका, कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 और 6 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 5। और A12 निकाल लो, A12 निकाल लो, A12 कितना है, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम दैट इज़ -1 है, कितना है -1 है। पहले सब निकाल लेते हैं उसके बाद वैल्यू रखते हैं। M13 13 M माइनर 13 का 13 यानी बचा 2301 2301 2301, दिस इज द माइनर, 2 - 0 दैट इज 2। अब क्या है A23, तो A23 क्या होगा 2 3 यानी ये आएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा। चलो C23 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 C23, तो C23 का माइनर लिखो पहले, C23 तो आएगा माइनर 1 - 1 0 1 1 - 1 0 1, और ये 3 2 5 निगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 × 1 1 और इन 0 -0 हो जाएगा, तो +0 बात तो सेम ही है, यानी -1 आएगा। ये कितना आएगा -1। अब इसका निकालना M31 तो M31 31 कितना होगा -1 2 -1 2 3 1 -2 1, अरे क्या लिखा -1 2 -1 2 -1 2 3 1 3 1 है ना। बस अब इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा। अब 3 1 4 ये तो ठीक है, ऐसे माइनर ही तो इसमें साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं, -1 और -6 माइनस कितना होगा 7। बस सब की वैल्यू निकल गई। अब इसका वैल्यू रख दो पूरा का, ठीक है। C1
अगर देखा जाए यहीं पे हो जाएगा। C11 निकाला हूँ कितना 5 गुने A2 -1 प्लस M13 का वैल्यू कितना आया 2 और गुने A23 -1 प्लस C23 -1। अरे यहाँ पे क्या है 231 आया है, सॉरी ये 1 होगा, यहाँ C23 -1 है और M31 -7 है। तो अब जोड़िएगा तो ये -5 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा और माइनस +7 आ जाएगा, +7 आ जाएगा। 7 दूनी 9, 9 में से 3 गया 6, यानी इसकी आंसर की होगी वो कितनी होगी 6 आएगी। तो ये लग रहा है बहुत टफ सवाल, बट ऐसा है नहीं। आइए यहाँ पे ये देखिए, ये लग रहा है बहुत हार्ड सवाल, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, आप समझिए ज़रा। AI डिनोट्स द एलिमेंट्स। ऑब्वियसली AIJ क्या डिनोट करता है, एलिमेंट को ही तो डिनोट करता है, एलिमेंट को ही तो डिनोट करता है ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 का है, 3×3 का है। और AIJ जो कैपिटल है वो क्या डिनोट करता है, कोफैक्टर को, एलिमेंट ऑफ AIJ। देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू वो क्या होगा, ठीक है, A11 किसी एक रो का हो रहा है, A11 पहला रो है, तो एलिमेंट दिखा रहा है कि पहला रो में है, कोफैक्टर क्या है 11 का है, 12 का है, 13, तो ये तो सही होगा, इसलिए वैल्यू देगा डिटर्मिनेंट का, है ना। किसी भी रो किसी भी कॉलम को, है ना, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी रो के अलाउंग कोफैक्टर उसका लिख देना है। तो ये देख रहा है, ये भी तो कोफैक्टर ही लिखा हुआ है, सेकेंड रो का एलिमेंट है सब, देखो ना, सेकेंड रो और A कैपिटल है वो कोफैक्टर है, तो एलिमेंट में कोफैक्टर मल्टीप्लाई होना डिटर्मिनेंट की वैल्यू शो करता है। ये है दूसरी रो, तो ये ऐसे थोड़ी ना होगा, पहली रो है फिर ये दूसरी रो ले लिया, फिर ये तीसरी रो ले लिया, तो ये तो नहीं हो सकता है। चाहे कोई लगातार रो हो चाहे कॉलम हो, ऐसे होता है, जैसे 1 पहली रो, फर्स्ट पहली, अच्छा ये क्या है, अरे भाई गलत है क्या, नहीं, ये है पहली रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो ये तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, पहली रो पहली कॉलम, पहली दूसरी रो दूसरी, तीसरी रो तीसरी कॉलम, तो ये डायगोनल के एलिमेंट अगर कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते वो थोड़ी देता है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 1 2 है, फिर 2 2 है, एक पहला रो दूसरा एलिमेंट ले लिया है, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरी कॉलम, अच्छा कॉलम ले लिया, ठीक है, कॉलम वाइज एक्सपेंड किया, सॉरी यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये सही है, तीसरा भी सही है, इनकरेक्ट सिर्फ यही है, बाकी सब सही है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है तो यही ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। देखो ये क्या किया है, दूसरा कॉलम, बाकी कोफैक्टर है, दूसरा कॉलम कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकता है, तो एक्सपेंशन पे आधारित है ये। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझिए, एडजॉइंट कुछ नहीं, कोफैक्टर सारा एलिमेंट का निकालना है। जैसे छोटी सी बात है 1 2 3 4, मान ली ए हमारा डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स है जो भी है, मान लो। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, ये मैट्रिक्स है सपोज दैट, या डिटर्मिनेंट ही लो ना, इसका एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स निकालते हैं, मैट्रिक्स ही देता हूँ। तो आपको करना क्या है, सारा एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, सारा एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है, ठीक है।
अब वो अगर जो कोफैक्टर आया ए सी, मान लो कोफैक्टर आया, तो उसको ट्रांसपोज कर देना ही एडजॉइंट कहलाता है। जैसे अब मान लीजिए कि इसमें है C11 लिखना है, पहली रो पहली कॉलम, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। सी कोफैक्टर तो अब लिखना आ गया, ठीक है। फिर सवाल कराएंगे तो वहाँ हो जाएगा। फिर ये देखो इस एलिमेंट का लिखो, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, 3 आ गया, पहली रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, क्या दिखेगा, 2। अभी साइन में देना बाकी है, 2 2 2 2 यानी 1 कोफैक्टर लिखते हैं। अब सबके साइन दो, सबको साइन देना। अगर ये दोनों को मिलाकर इवन हो रहा है प्लस ही होगा, ऑड हो रहा है नेगेटिव होगा, ऑड हो रहा है नेगेटिव होगा, ये दोनों का पॉजिटिव होगा, बस ये होगा, यानी ये कोफैक्टर होगा। तो आप ए का कोफैक्टर लिख लें। C11 का आया है 4, जो जहाँ प्लेस जिसकी वही है। देखो कौन सा, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम यानी -3 है। यहाँ पे है दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम यानी -2 है। यहाँ पे है दूसरी रो दूसरी कॉलम यानी 1 है। ये आ गया ए का कोफैक्टर। अब एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ए का कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देना ही एडजॉइंट होता है। जैसे ये है 4 - 3, तो पहली कॉलम कर दो 4 - 3, दूसरी रो है दूसरी कॉलम कर दो -2 और 1। बात समझ में आया? अरे पहली रो था पहली कॉलम हो गया, दूसरी रो था दूसरी कॉलम हो गया। बात समझ में आया? ये हो गया हमारा एडजॉइंट। समझे? समझ में आया? जैसे इस पर और भी सवाल है, मैं बताता हूँ। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, तो ये तो 2 ऑर्डर वाला समझ में आ ही जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया, अगर कि एडजॉइंट निकालना है तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर, इसकी कोफैक्टर, इसकी कोफैक्टर, इसकी कोफैक्टर, इसकी कोफैक्टर। और कोफैक्टर आपने देखा कैसे निकाला जाता है, तो बताइए। C11 मतलब पहली रो पहली कॉलम का कोफैक्टर, पहली रो पहली कॉलम का कोफैक्टर, पहली रो और पहली कॉलम, तो डी दिख रहा है, डी दे दो, डी दे दो। प्लस ही होगा साइन, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 1 2 है, यानी इवन नंबर हो जाता है जोड़कर रो और कॉलम को, तो पॉजिटिव। और अगर रो और कॉलम का ऐड ये ऑड नंबर हो जाता है तो निगेटिव। अगर रो और कॉलम को जोड़ने पे इवन आ जाता है तो पॉजिटिव, और अगर ऑड आ जाता है तो नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताइए, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम सी, लेकिन 2 1 3 ऑड हो जा रहा है, नेगेटिव लगा दो। दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम बी, 2 1 3 ऑड, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम ए, इवन पॉजिटिव, बस। यानी इसका मतलब है कि ए का जो कोफैक्टर वो निकल गया। कितनी? पहली रो पहली कॉलम में कौन सा, ये डी, 1 2 -C, 2 1 -B और ए, बस। तो एडजॉइंट क्या होगा बाबू? एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा ए का कोफैक्टर का ट्रांसपोज। बताइए इसका ट्रांसपोज, पहली रो है पहली कॉलम लिखा जाएगा, पहली कॉलम लिखा जाएगा ना D -C, फिर -B और A। ये आपका कोफैक्टर निकल गया। हो गया? समझ में आया? समझ में आया? तो एक सवाल और आपके मुंह पे फेंकता हूँ, बनाइए। जैसे ये, ठीक है। 2 वाला तो बड़ा आसान है, 3 वाला के 3 वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। C11 C12 C13, पहली रो तक हो गया। डायरेक्टली करेंगे, देखो हम लोग डायरेक्टली गुना करेंगे।
पहली रो पहली कॉलम ख़त्म हो जाएगा। इसका साइन भी दे ही देता हूँ, इसका तो प्लस ही होगा, इसका माइनस हो जाएगा, इसका 3 1 4 इवेन नंबर हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब देखो पहली रो पहली कॉलम खत्म हो तो ये दोनों गुना हो जाता है, 0 -6 यानी -6 हो जाएगा, माइनस माइनस -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। ये भी बात समझ में आ गया। अरे कहाँ लिख दिए ये, यहाँ लिख दिया मैं, यहाँ है ना -6, पहली रो पहली कॉलम का है ना, फिर पहली रो और दूसरी कॉलम, तो पहली रो दूसरी कॉलम तो ये है यानी 4, तो बचा क्या, ये 0 0 0 हो जाएगा। और 0 माइनस हो चाहे प्लस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। 1 3 1 3 3 इंटू 1 3, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका हो गया। फिर आइए 2 1, दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, साइन सबको दीजिए। 2 1 3, 2 1 3 जैसे ही हुआ ऑड हो गया, नेगेटिव होगा, 2 2 4 3 2 5 नेगेटिव हो गया। अब आइए दूसरी रो पहली कॉलम, 4 इंटू 0 0 -5, -5 तो माइनस माइनस +5। दूसरी रो दूसरी कॉलम 0 0 0, बहुत बढ़िया 0। दूसरी रो तीसरी कॉलम 1 -0 1, ठीक है। अब आइए तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम, क्या तो तीसरी रो आप देखेंगे, तीसरी रो पहली कॉलम 24 -10, 24 -10 कितना होगा आप बताओ, 24 -10 14, 3 1 4 प्लस 3 2 5 नेगेटिव पॉजिटिव। तीसरी रो दूसरी कॉलम 6 -15 माइनस का 9, तो माइनस माइनस +9 हो जाएगा। यही बात समझ में आ गया। अब आइए तीसरी रो तीसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम 2 -12, 2 -12 -10 हो गया। आपने देख लिया, सभी का कोफैक्टर लिखा गया, ठीक है। ये प्रोसेस है। तो बताइए ए का जो कोफैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा आप बताओ। पहली रो लिख लो -6 0 3, दूसरी रो 5 0 -1, तीसरी रो 14 9 10, 14 9 -10, ठीक है। तो अब एडजॉइंट लिखना है, तो आपको पता है कि जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, ए का जो कोफैक्टर आया उसका ट्रांसपोज फिर पुनः करते हैं। तो बताइए इसका ट्रांसपोज करेंगे, पहली रो पहली कॉलम -6 0 3 आ जाएगा, फिर 5 0 -1 आ जाएगा, 14 9 -10 आ जाएगा, हो गया। ये आ गया एडजॉइंट थर्ड ऑर्डर की, ठीक है। एडजॉइंट निकालना इसमें मेन इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं, दूसरा मेथड भी है कोई इसका, क्या, हाँ है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है। जल्दी में कैसे होगा देखो, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, ये भी मेथड भी। आप क्या करो, कुछ नहीं करो, जितना लिखा हुआ है उसमें से फर्स्ट रीराइट फर्स्ट टू रो, दैट इज़ 1 4 5। अच्छे से बता देता हूँ, देखो क्या करना है। जो मैट्रिक्स है आपने उतार लिया, 1 4 5 3 2 6 3 2 6 1 0 1 1 0 1
और फिर रीराइट फर्स्ट 2 रो, 2 रो को फिर पुनः लिखना है, इसी का 2 रो, पहले रो दूसरा रो। तो 1 4 5, फिर दूसरी रो 3 2 6, 3 2 6, उम्मीद करता हूँ समझ गया। फिर कॉलम, पहली कॉलम 1 3 1 1 1 3 1 1 3, फिर दूसरी कॉलम 4 2 0 4 2, हो गया। अब क्या करो, पहली रो पहली कॉलम को डिलीट कर दो, पहली रो और पहली कॉलम को डिलीट कर दो, ठीक है। अब डायरेक्टली ए का कोफैक्टर लिखा जाएगा। कैसे, देखो ए का कोफैक्टर लिखा जाएगा, कोफैक्टर लिखाएगा, उसके बाद एडजॉइंट करना है, ठीक है। देखो क्या लिखाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ आएगा 2, अरे आएगा ना 2, सही लिखे हो ना। 1 4 1, अरे 1 4 5, हाँ 3 2 6 0 1 0, ठीक तो है, ये हो गया। अब जरा देखो, फिर 6 इंटू 6 माइनस 3 3 0 हो जाएगा, ये तो गुना होगा 0 होगा ना, और माइनस का 2 हो जाएगा। ये नहीं आ रहा है क्या ऐसा, कोफैक्टर फिर ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा, ऐसा तो आ ही नहीं रहा इसके जैसा पहला में। अच्छा कॉमन है यहाँ पे ना, अच्छा देखता हूँ, बिल्कुल आएगा 0 माइनस 5 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 5 यानी माइनस 4 हो जाएगा। फिर 4 6 चक 24, 24 माइनस 10 24 माइनस 10 14 हो जाएगा। पंद्रह माइनस 6 9 हो जाएगा। 2 माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा। अब देखो तो, अब इसका अगर उल्टा करेंगे तो आएगा कितना, इसका आप ये करो ट्रांसपोज करो तो हो जाएगा 2 3 माइनस का 2 4 4 4 माइनस माइनस, और यहाँ 14 9 माइनस का 10, तो यहाँ माइनस 10 आ जा रहा, 9 आ रहा है, 14 आ रहा है, यहाँ तो आया ही नहीं रहा है, गलती हो गया लगता है, कहीं कॉमन निकाल रहा है क्या, नहीं गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, फिर से, हालांकि वो भी सही है मेथड, बोर्ड में तो आपको यही बनाना पड़ेगा ना, हमको लाना है इतना ही, सही आया ना, या तो गड़बड़ हुआ होगा कहीं, थोड़ा सावधानी से करना रहता है इसको, बट प्रोसेस तो समझ में आ ही गया। यहीं पे लिखता हूँ ना 1 4 1 4 5, फिर 3 2 6 3 2 6, फिर पहली कॉलम को 1 3 0 1 3, फिर एक, अच्छा 2 कॉलम को पता नहीं एक ही कॉलम लिखे थे वहाँ क्या, नहीं 4 2 1 4 2। अब पहली रो अब पहली कॉलम को डिलीट कर देते हैं, पहली रो और पहली कॉलम को डिलीट करते हैं, ये आ जाएगा ना, हाँ सही तो है। यहाँ देखो आ गया माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 0 0, और ये आ जाएगा माइनस का 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह करना है, फिर दिस इंटू दिस 0, फिर 0, ये तो 0 आ जाएगा, फिर दिस इंटू दिस यानी 3 आ जाएगा, फिर दिस इंटू दिस 5, ये 0 हो जाएगा। इसमें साइन वाइन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा करते जाओ, 0 0 0 आ गया, ये तो सॉरी 1 आएगा ना, 0 और 1 माइनस 1 होगा यहाँ पे, माइनस 1 होगा, ठीक है। 6 चक 24, 24 में से 10 गया 14, 15 में से 9 गया
15 में से 6 गया 9। अरे गुना उना करना बड़ा मुश्किल होता है, कौन गुना उना करता है। 2 माइनस 12 माइनस का 10 आ गया। देखिए तो ए का कोफैक्टर है ये, अभी उसके जैसा आया क्या, नहीं आया। अभी हम ट्रांसपोज करेंगे ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ये कोफैक्टर निकालने का है सभी एलिमेंट का, ठीक है। जल्दी कोफैक्टर निकल जाएगा, तो इसका कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दीजिए। अब ट्रांसपोज करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो रो है पहली कॉलम में आ जाएगी, -603 -603 आ गया ना। फिर आ जाएगा 50 -1 50 -1, फिर 14 9 10 14 9 माइनस का 10 आ गया, हो गया, सही है। तो आपको ये मेथड में कोफैक्टर C111 नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। बात समझ में आया। अब ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी सवाल पे ही याद करने के लिए सही रहेगा, अगर सवाल आएगा तब तो आपको याद होगा, ऐसे नहीं। जनरली ये याद रखिएगा, ये ए इंटू एडजॉइंट अगर मल्टीप्लाई होता है, ए इंटू एडजॉइंट मल्टीप्लाई होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, या एडजॉइंट इंटू ए मल्टीप्लाई होगा, इसका उल्टा भी ए होगा, डिटर्मिनेंट ही होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल है अभी ये वाला, इसी पे जनरलाइज होता है। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट आपसे पूछ ले, ये एनसीईआरटी में पूछा भी है, कई बार बोर्ड में पूछा है, तो इतना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा और उसके n-1 हो जाएगा, यानी जिस ऑर्डर का रहे उसमें से एक घट जाएगा। जैसे इस पर सवाल भी है, ये देखो, ये पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट होता है ए, और कौन सा ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 में से 1 जाता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी ये वैल्यू 16 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले, अभी जो भी कुछ भी थोड़ा भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पूरा समझ गए तो अच्छी बात है। क्योंकि अब जो मैं लेक्चर लाऊंगा मैट्रिक्स का इन्वर्स, जो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा उसमें, तो आप बाकी उसमें सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज